अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो जो सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम है उसमें आपने देखा कि जो मुआफ़ी का मशवरा है, मुतालबा है, वट एवर इट इज़, उसके ऊपर डिस्कशन जारी है। तो क्या इमरान खान साहब का मुमकिन जवाब हो सकता है और ये जवाब लेने जाएगा कौन, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। आज फैसल वावडा साहब जो हैं उनकी तरफ से भी एक बहुत ही मानी खेज किस्म का ट्वीट किया गया है और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बाकायदा एक पैगाम पहुंचाया है। लेकिन ये पैगाम इस दफ़ा सिर्फ इमरान खान के लिए महसूस नहीं हो रहा, बल्कि ये पैगाम हुकूमत के जो सियासतदान हैं उनके लिए भी महसूस हो रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर भी बात होगी जो आज सामने आए हैं। ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल साहब का एक स्टेटमेंट जिसकी तस्दीक अब मोहसिन नकवी साहब ने की है, उसका भी जायज़ा लेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जो मरीम नवाज साहिबा का जापान का दौरा है एक दफ़ा फिर से शदीद तनकीद की जद में आ गया है। क्यों, इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी, डील वील की जो एक नई पेशकश है, मशवरा है, जो कुछ भी है, इसकी बात करते हैं, जो आज बहुत ज़्यादा जैसे कह लें टॉक ऑफ द टाउन रहा। और इस पे हर किसी ने अपनी राय दी। कोई समझता है कि सुहेल वड़ाई साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक किस्म का मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि जी ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, ताकतवर है, बहुत नुकसान हो रहा है उनकी पार्टी का, लोगों का, तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो मामलात उनके साथ सेटल करके ख़ुद भी बाहर निकलें और अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी मुश्किलात को आसान करें। जबकि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये कॉलम बाकायदा लिखवाया गया है और उनके थ्रू ये एक मैसेज भिजवाया गया है कि जनाब आप मुआफ़ी मांग लें, और अगर आप मुआफ़ी नहीं मांगेंगे तो साथ एक धमकी भी पहुंचाई गई है कि फिर आपका अंजाम भी भुट्टो से मुख्तलिफ नहीं होगा। तो बहरहाल अब ये कॉलम लिखा है, लिखवाया गया है, ये पहुंचाया गया है मशवरा, या फिर ये जस्ट आम लोगों के पढ़ने के लिए एक राय है, जो भी आप इसको कह लें। लेकिन अगर तो ये अखबारात का सिलसिला पहुंच रहा है इमरान खान साहब तक और जंग अखबार में ये कॉलम अगर छपा है और जंग अखबार अगर इमरान खान साहब के पास आता हो, वैसे मेरी आखिरी जो इत्तलात है इमरान खान साहब के पास डॉन न्यूज़ जो है वो पहुंच रहा था, तो अगर तो ये कॉलम पहुंचता है उन तक तो यकीनी तौर पर उन्होंने ये कॉलम पढ़ा भी होगा और इसके अंदर जो मैसेज है उनके लिए उसको उन्होंने समझा भी होगा। और उसके बाद मैं अपने तौर पर इमेजिन कर रही थी कि वो इसके ऊपर खूब मुस्कुराए भी होंगे। लेकिन अगर ये कॉलम उन तक नहीं पहुंचा तो मतलब ये है कि माहौल शायद ऐसा कुछ बाहर बनाया जा रहा है और फिर इसके ऊपर एक जहन साजी के बाद आगे बाकायदा तौर पर काम भी शुरू हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग अब ये मशवरा दे रहे हैं कि कुछ नामवर सहाफ़ी या इनके पर्सनस इनको इमरान खान साहब के पास भेजा जाए, वो उनको जाके कायल कर सकें कि मुल्क के वसी तर मफाद में आप कुछ बातचीत की तरफ आएँ और चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश करें, इसमें सबकी बेहतरी हो, कुछ ऐसी चीज़ करें। तो इसके लिए कुछ दिन पहले ये मशवरा भी आया था कि कुछ नामवर सहाफ़ी, भले वो हामिद मीर साहब हों, नजम सेठी साहब हों, मज़हर अब्बास साहब हो सकते हैं, और बहुत से जो सहाफ़ी काफ़ी असर रसूख रखते हैं गवर्नमेंट के हलकों में भी और पीटीआई के हलकों में भी, इमरान खान साहब के भी बहुत करीब रहे हों, तो उनके ऊपर मुश्तमिल एक डेलीगेशन जो है वो भेजा जा सकता है। लेकिन मेरा जो अपना इसके ऊपर एक एनालिसिस है कि आप इमरान खान साहब के पास सहाफ़ी भेज दें, आप उनके पास अली अमीन को भेज दें, आप उनके पास अपनी उन्हीं की पार्टी के लोग भेज दें, या आप उनके पास जो कुछ और भी लोग भेजे गए थे जैसे ओवरसीज़ और वो जो एक साहब थे और कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कोई भी करीबी समझे जाने वाले पैगंबर जो के सामने आए भी हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी शायद सामने भी नहीं आए कि किस किस की मुलाकातें होती रही। तो क्या आपके ख्याल से उन्होंने जाके ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब से नहीं डिस्कस की? ये बात अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं इमरान खान साहब को कही होगी? तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा अछूता आइडिया आ गया है जो पहले कभी डिस्कस नहीं होगा। ये मामला तो इमरान खान साहब की टेबल के ऊपर हर वक्त मौजूद रहा है और जो बाहर के ये हालात हैं ये सारे उनको पता हैं। जिस पार्टी के लीडर के साथ पार्टी के लीडर के साथ ये हो रहा है और जो उनके बाहर कारकुनों के साथ 26 नवंबर हो चुका है, 9 मई हो चुका है, क्या कुछ हो चुका है, तो क्या उनको अंदाज़ा नहीं है? तो ये कोई नए हालात तो ऐसे नहीं है कि जो उनको अब एकदम से इंकशाफ होगा और वो कोई फ़ैसला बदल लेंगे। लेकिन कोई भी पैगंबर गया है तो इमरान साहब का जवाब तो हमेशा वही रहा है, यानी कि एब्सोल्युटली नॉट। और वो तो हमेशा यही कहते रहे हैं कि वो कोई मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि वो तो ये समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें की ही इसलिए गई हैं कि ताकि उन्हें तोड़ा जा सके, मुआफ़ी के लिए राज़ी किया जा सके।
अब सवाल ये भी जहन में आता है कि इमरान खान साहब को आखिर माफ़ी के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। तो इसकी वाज़ेह सी जो एक वजह समझ में आती है वो ये कि जहाँ इससे एक फेस सेविंग मिलती है पूरे रियासत के निज़ाम को कि देखिए जी हमने बिला वजह नहीं कोई रिलैक्सेशन की, बल्कि हम तो फाते हैं, अगले ने गलती मानी, उसने माफ़ी मांगी, तो फिर आगे जो है वो चीज़ें बड़ी हैं। तो ये आप हमेशा के लिए एक मिसाल सेट करना चाहते हैं कि आइंदा कोई भी मुल्क का सियासतदान, कोई भी मुल्क की सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज ना कर सके और उसके सामने इतनी लंबी मज़ाहमत का सोच ही ना सके। तो ये इसलिए चाहते हैं कि ये सारी स्ट्रगल को डिस्ट्रॉय किया जाए। इसका डिस्ट्रॉय इसी तरह से किया जा सकता है कि अगर वो गलती इसको अपनी गलती मानकर अपने गले में इसका तौक टाल लें कि जी हम गलत थे और उसके बाद हम माफ़ी मांगते हैं। तो इस तरीके से जहाँ एक ये फातिहाना इनके लिए ऐलान होगा ये माफ़ी, तो वहीं इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि फिर इमरान खान जो कि एक माफ़ी मांग के बाहर निकला हुआ इमरान खान होगा, उसकी हैसियत फिर बाकी आम सियासतदानों की तरह होगी, जैसे कि कोई भी बाकी नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हों, तो उसी सफ़ में फिर ये इमरान खान को भी खड़ा कर देंगे कि देखें हम तो पहले ही कहते थे इमरान खान भी इन्हीं जैसा एक सियासतदान है। इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, लोग पूरी कौम क्यों उनके पीछे खड़ी है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जनाब ये एक शेर का बच्चा है जो कि खूब डट के खड़ा है और कोई माफ़ी नहीं मांग रहा और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, तो लोग इसलिए उसके साथ खड़े हैं। तो अगर इमरान खान वो उनकी पसंद का काम कर दे तो इस तरह उन्हें दो फ़ायदे हासिल हो जाएंगे। एक तो फिर अपर हैंड अपना साबित हो जाएगा कि देखें हम ही असल वारिस हैं और हम ही असल ताकत हैं और आइंदा कोई जुर्रत ना करे हमारे आगे खड़े होने की। और दूसरा ये कि इमरान खान भी बाकी जैसा है, जो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो भी अल्टीमेटली नीचे आए। हालांकि सुहेल वड़ाई साहब इस कॉलम में ये बात कर रहे हैं कि जनाब अगर आप इस तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं, कोई डील कर लेते हैं, तो तब भी आपके जो लोग हैं वो आप के ख़िलाफ़ नहीं हो जाएंगे, वो आपको सपोर्ट ही करेंगे, वो आपको फिर भी पसंद करेंगे, क्योंकि आप तो ख़ुद कहते रहे कि यू टर्न लेने चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप अगर उन्हें बताएंगे, समझाएंगे कि जी हमने ये इस तरह वसीतर मफाद में एक काम किया है, तो वो इस चीज़ को ओन कर लेंगे। तो ये एक तरह से वो तसल्ली भी दे रहे हैं कि आप ये मत समझें कि आपकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत क्या ऐसी ही है कि लोग अगर वाकई इमरान खान माफ़ी मांग कर बाहर आ जाएं तो लोग इस चीज़ को इसी तरह से शुक्र मना लेंगे कि चलो शुक्र है जान तो छूटी, इमरान खान की जान बच गई, ये ज़्यादा ज़रूरी बात थी। या फिर वो समझेंगे कि जो इमरान खान ने इतनी स्ट्रगल की वो सारी उन्होंने असर के टाइम पर असल में रोज़ा तोड़ लिया, तो वो इस चीज़ की वजह से बदजन हो जाएंगे कि इमरान खान भी एक आम सियासतदान निकले जिन्होंने अपने मामलात को सेटल करने के लिए एक डील कर ली। ज़ुबैर अली खान साहब जो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक पोल कराया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान डील कबूल कर लें तो आपके नज़दीक ये बात काबिल कबूल होगी। उन्होंने दो ऑप्शन रखे, हाँ या नहीं। तो जो उनके तकरीबन कोई 3,500 के करीब अभी तक वोट पोल हुए हैं, उसमें जो एक ट्रेंड नज़र आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसमें जो हाँ लोगों ने कहा वो तकरीबन 31% लोग थे, यानी वो ये समझते थे कि इमरान खान अगर डील भी इवन करके कोई मसलहत के तहत भी बाहर आ जाएंगे तो उनको इमरान खान उसी तरह अजीज़ होंगे जैसे वो अभी हैं। जबकि 69% लोगों का ये कहना था कि नहीं, यानी वो ये समझते हैं कि इमरान खान अगर डील करके और मसलहत के तहत कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके बाहर आएंगे तो वो उस तरह से इमरान खान साहब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जैसे इस वक्त वो उनके पीछे खड़े हैं। तो इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त कौम जो है वो एक नज़रिए के पीछे खड़ी है, वो किसी शख्सियत के पीछे नहीं सिर्फ खड़ी, वो उस शख्सियत के पीछे भी इसलिए खड़ी है क्योंकि वो उस नज़रिए का लंबरदार है। वो इमरान खान के साथ भी इसीलिए खड़ी है क्योंकि वो इस वक्त एक मज़ाहमत की अलामत बन के खड़ा है, और अगर उसी ने सरेंडर कर दिया तो फिर कौम कैसे उस नज़रिए को फरामोश कर सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अब दौर ऐसा आ गया है कि कोई भी इसमें अगर आप ये कहें कि लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, जैसे पहले दौर में डील करके आप साइन करके भी चले गए थे तो लोगों को शायद इतनी उस वक्त अवेयरनेस भी नहीं हो सकी, बाद में कहीं जाके वो कागज़ लहराए गए कि देखिए जी ये तो डील होके गए थे या इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब वो दौर ऐसा नहीं है, एक मैसेज आता है, एक फ़ोन कॉल आता है, कोई कागज़ साइन होता है, कोई मुलाकात होती है, हर चीज़ अपने एक रिकॉर्ड की तरह मौजूद होती है।
तो इमरान खान साहब जो हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उन्होंने इतनी लंबी स्ट्रगल या इतनी जो सारी तकलीफ़ उठाई है वो कोई इस वजह से थोड़ी उठाई थी कि किसी जगह पर आकर वो इतनी आसानी से सारी स्ट्रगल को ख़ुद ही अपने हाथों दफन कर देंगे। तो उनका जवाब तो बहुत दफ़ा वो दे चुके हैं, वो वाज़े है कि वो कोई डील नहीं करेंगे। वो 1000 दफ़ा कह चुके हैं कि भले मुझे मौत आ जाए जेल के अंदर, भले मेरा आखिरी खून का कतरा तक हो, मैं झुकूंगा नहीं। तो वो तो बड़ा क्लैरिटी रखते हैं अपनी थॉट्स में। तो इसलिए इसमें ये जो बाकी सारी गुफ्तगू है एफ एंड बट वाली, उसका तो कोई मुझे चांस ही नज़र नहीं आता, उसकी कोई गुंजाइश ही नज़र नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि चूँकि ये एक पत्ता फेंका गया है तो इसका जवाब तो लेना चाहिए। और इमरान खान का इसके ऊपर जवाब क्या है ये तो तभी पता चलेगा कि कोई जाके उनसे मिलेगा। तो एक तो ये ऑप्शन डिस्कस हो रही थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी आसान ऑप्शन भी है। मंगल वाले दिन उनकी फैमिली से मुलाकात का दिन होता है। तो अगर आपने इतनी हिम्मत की है कि ये मशवरा दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पॉलिसी बदलें, तो फिर इतनी जुर्रत भी होनी चाहिए हुकूमत में कि इमरान खान साहब की ज़रा मुलाकात ही करवा दें, अलीमा खान साहिबा से एक मुलाकात करवा दें और फिर उनका जवाब भी सुनने की हिम्मत पैदा कर लें कि फिर जो जवाब आए उसको भी फिर इसी तरह मिन्नो शाया भी किया जाए कि इमरान खान ने फिर इस डील की ऑफ़र के ऊपर जवाब क्या दिया है या इस माफ़ी मांगने के मशवरे के ऊपर उनका रिस्पॉन्स क्या है। तो फिर तो बात है, ये तो नहीं हुआ कि आप एक तरफा कैसेट जो है वो चलाते जाएं और जो उनका जवाब है वो ना सामने आए, तो वो तो फिर मज़े की बात नहीं है। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि जवाब इनको पहले से ही पता है। तो बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी जो गुफ्तगू है वो हो रही है, आइंदा आने वाले दिनों में भी लगता है काफ़ी रौनक मेला लगा रहेगा। लेकिन ऐसे में फैसल वावडा साहब ने आज एक बहुत मानी खेज ट्वीट किया। फैसल वावडा साहब कहते हैं कि तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सिमत ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की जो तसलसल से जारी है इसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात सही तरह से समझ आ गई है। तो बेसिकली अब ये भी आपको एक नॉर्मल सा ट्वीट लग रहा होगा, लेकिन फैसल वावडा साहब जब बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि वो किसका पैगाम जारी करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या ये पैगाम इमरान खान के लिए, ये जनरली आप कह सकते हैं कि जी जेनेरिक वे में उन्होंने सब सियासतदानों की बात की है, लेकिन मुझे ये सेंस आ रही है कि इन्होंने इस पैगाम में जो मुखातिब किया है वो बेसिकली हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों को किया है, क्योंकि 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है, बहुत से दीगर अपॉइंटमेंट्स की बाज़गश्त है। तो ऐसे में अगर कोई कहीं दूर भी कहीं जहन के आखिरी कोने में भी कोई सोच रख के इनकलाबी वाली बैठा हुआ है या कोई शरारत करने के मूड में है, तो फैसल वावडा साहब ने उनको भी ठीक ठाक जवाब दे दिया है कि जनाब ऐसा सोचना भी ना। और उन्होंने वाज़े तौर पर, चाहे अब वो जरदारी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों या जो भी इनके और लोग इसमें हवारी हैं, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जो कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है ना, चुप करके करते चले जाएं। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। और साथ ही उन्होंने कहा तसलसल, और तसलसल की जब वो बात कहते हैं तो वो पहले ही बता चुके हैं कि एक्सटेंशन कुछ नहीं है, तसलसल है। तो अब उसका नाम वो तसलसल कह रहे हैं, मतलब ये कि जनाब जो ओहदे दिए गए हैं वो उसी तरह से काम जारी रखेंगे और इसके ऊपर सबको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो ये उनका पैगाम आ चुका है। तो लिहाजा अगर कहीं कोई दूर निहाल खानों में बची खुची अगर नवाज शरीफ साहब में मुज़ाहमत कोई सांसें ले रही थी, अब मेरा ख्याल है वैसे ही वो दम तोड़ चुकी है, तो उन्होंने उसको भी गले से वहीं से पकड़ के दबा दिया है। बल्कि आज चूँकि ज़ियाउल हक साहब की बरसी भी थी, बहुत से लोग कह रहे थे कि जी आज तो उनका कोई नाम लेवा नहीं। तो मैं कह रहे थे कि कितने मासूम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका कोई नाम लेवा नहीं। जो ज़ियाउल हक साहब के सियासी जानशीं हैं, उनके रूहानी साहबजादे हैं, वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे जो उनको वालिद का दर्जा देते थे ज़ियाउल हक साहब को। तो उन्होंने तो उनकी लेगेसी अभी तक ज़िंदा रखी हुई है। जैसे वो ज़ियाउल हक साहब की सहूलतकारी करते थे, तो ये रवायत, ये उन्होंने परंपरा जो है वो उसको आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसके बाद कोई इनकलाबी होने का नाटक किया और उसके बाद वो फिर उसी नज़रिए के साथ जम के खड़े हो गए, बल्कि माशाल्लाह उनके छोटे भाई और उनकी साहबजादी तो उनसे भी 2 हाथ आगे हैं डिक्टेटर्स की खिदमत करने में। तो अगर कोई ये कह रहा है कि जी जानलेवा इस हमले के बाद कोई उनका नाम लेवा नहीं रह गया, तो ऐसा नहीं है। उनके नाम लेवा वही माशाल्लाह किरदार अदा कर रहे हैं जो उस वक्त वो 80s में किया करते थे। तो उनका किरदार आज भी वही है, वो फैमिली भी वही है, वो फैमिली के और किरदार भी उसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन काम वो वही कर रहे हैं जो उस वक्त वो कर रहे
रहे थे। तो ये लेगेसी तो माशाल्लाह उन्होंने बड़े सीने के ऊपर सजाई हुई है, अपने माथे के ऊपर बड़े फ़ख्र से बताई हुई है कि जनाब हम तो ऐसे ही करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब के तो क्या ही कहने का मतलब, वो तो कोई मौका ही नहीं हाथ से जाने देते। तो इस बात को तो आप छोड़ ही दें। इस तरह के जो मद्दाह होते हैं ना, और जो इस तरह के सहूलतकार होते हैं, ये हर आमिर के दौर में, हर इस्टेब्लिशमेंट के दौर में आपको नज़र आ जाते हैं, जो मदह सराई भी करते हैं और उनके काम भी अंजाम देते हैं, तो उनके खूब शू पॉलिश करते हैं। तो बहरहाल ये तो एक बाय द वे बात आ गई। अब ज़रा इस पे आ जाते हैं कि जो फील्ड मार्शल साहब का एक स्टेटमेंट कोट हुआ और उसके ऊपर आज मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू भी की है। तो मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब ने सऊदी वफ्द आया हुआ था जंग के दौरान, उस दौरान उनसे गुफ्तगू करते हुए उन्हें इस तरह से समझाने की कोशिश की कि अगर जंग हुई तो उसमें ज़्यादा नुकसान तो इंडिया का होगा। तो ये बात उन्होंने समझाने के लिए जो मिसाल दी वो बड़ी अजीब सी थी। मतलब उन्होंने ये कहा कि देखिए, इंडिया की जो मिसाल है वो इस वक्त ऐसी है कि जैसे कोई शाइनिंग मर्सिडीज़ हो, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई डंपर हो, एक ट्रक हो जिसमें पत्थर भरे हुए हैं और बाकी चीज़ें भरी हुई हों। तो आप सोचिए कि अगर कोई इस तरह का पत्थर वाला भरा हुआ ट्रक जो है, डंपर जो है, वो आके किसी शाइनिंग मर्सिडीज से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा। तो वो उसको बड़े मुस्कुराते हुए और बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि वाह वाह क्या मिसाल दी है। तो इसको अगर आप गौर से समझें, देखें, तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये मिसाल कैसे दी जा सकती है। मतलब आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो भारत है वो तो एक शाइनिंग इंडिया है, मतलब एक मर्सिडीज़ की मानंद कीमती कोई चीज़ है और बड़ी कोई राइज़ करती हुई मईशत है और बहुत कोई यानी ज़बरदस्त हर लिहाज से आपसे आगे तरक्की याफ्ता मुल्क है। जबकि हमारा जो पाकिस्तान है वो तो जनाब एक बहुत ही कोई डंपर है इस्तेमाल शुदा, जिसके अंदर कोई बहुत बेकार की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो कोई ट्रक है जो खड़का हुआ है। और जनाब मतलब आप खुद ही अपने मुल्क को जो है वो एक इस तरह की चीज़ से तशबीह दे रहे हैं कि जैसे वो एक सस्ती चीज़ है और जैसे वो कोई एक बहुत ही रफ चीज़ है। और आप दूसरे दुश्मन मुल्क को ये करेंगे जी तू तो बड़ा कोई चमकता दमकता शाइनिंग इंडिया है। तो मुझे तो ये वैसे मिसाल आपस की बात है, बड़ी गैर मुनासिब लगी कि ये तो खुद ही अपने मुल्क के बारे में लो फील करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की मुश्किलात अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी कोई पत्थरों से भरा ट्रक नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह ताला की लाजवाल नेमतों से भरा हुआ एक खित्ता ज़मीन है। ये बात दुरुस्त है कि हमारे अपनों की कारस्तानियों की वजह से और गलत पॉलिसियों की वजह से और गलत लीडरों के हाथ में जाने की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार ज़रूर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो किसी भी तरह कोई पोटेंशियल में कम है तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है। तो लिहाजा ये तो मुझे कोई बात वैसे मुनासिब नहीं लगी। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब बड़े फ़ख्र से बता रहे थे कि ये जैसे कोई बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त मिसाल दी हो। मुझे तो खैर ये किसी तरह भी मिसाल कोई मुनासिब मिसाल नहीं लगी। लास्टली जी थोड़ी बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ साहिबा की। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कह रही हैं कि जापान वो गई हुई हैं जनाब, और जापान के दौरे में उससे पहले वो बैंकॉक पहुंची, उसके बाद वो जापान गई। बताया यही जा रहा है कि जी कोई बड़े ज़रूरी काम से गई हुई हैं, क्योंकि वो देखेंगी कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं पंजाब को जापान से, और कोई शायद मुआहदे भी करें या क्या हो। मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर ये कोई सरकारी विजिट था तो कोई शायद उन्हें सरकारी ऑफिसर्स वहाँ पे रिसीव करते, लेकिन ना तो बैंकॉक में और ना ही यहाँ जापान में किसी ने सरकारी सतह पर उनके लोगों ने तो नहीं उन्हें रिसीव किया। वहाँ तो जो पाकिस्तानी सिफारत खाने के लोग थे कोई वही मुझे तो दिखाई दिए। बाकी ये जो डिस्कशन में एक दो चीज़ें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक तो मोहतरमा पाकिस्तान एयरफोर्स का जो जहाज़ है वो इस्तेमाल कर रही हैं, तो इस पे सब सवाल उठा रहे हैं कि एक स्पेशल एयरफोर्स का जहाज़ उनको क्यों दिया गया है, किस कैपेसिटी में दिया गया है, क्या वहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं जाती जो वो इस तरह स्पेशल जहाज़ लेके निकली हुई हैं। क्या बाकी भी जो चीफ़ मिनिस्टर्स हैं उनको इसी तरह की सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर तो इससे पहले कुछ मुझे पता चला है कि इवन सिंध के भी कुछ लोग गए थे या खैबर पख्तूनख्वा के भी गए थे, लेकिन वो तो इस तरह से नहीं यूज़ करते। बहरहाल मेरा ख्याल है वो तो खैर चीफ़ मिनिस्टर्स तो उनके नहीं गए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एयरफोर्स का जहाज़ इस तरह से यूज़ कर रही हैं जैसे वो पर्सनल उनका जहाज़ हो। तो इसकी क्या लॉजिक है, इसके ऊपर सवाल उठ रहा है। तो मैं तो हैरान थी इन सवाल उठाने वालों पे। भाई आपको ये नहीं पता कि इसहाक डार साहब जो कि एक मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़िम थे, वो जब वापस आए थे लंदन से 2022 में रजीम चेंज के बाद, तो वो तक एयरफोर्स के जहाज़ पे आए थे।
तो मरियम नवाज साहिबा तो फिर भी इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं। वो तो जनाब इश्तिहारी मुलजिम को भी उठा के एयरफोर्स के जहाज पे लेके आए थे। तो वो जब मामला फिर सेटलमेंट पे आ जाते हैं ना, तो फिर ये सब चीज़ें आप छोड़ दें कि किसका क्या प्रोटोकॉल बनता है, कौन क्या डिजर्व करता है। फिर तो मुलजिम भी जो है ना वो भी एयरफोर्स के जहाज़ पर आ जाया करते हैं। तो ये तो बड़ी छोटी बात है। वो तो फिर एक बहुत बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं। और फिर इस वक्त तो जो सबको पता है कि इस वक्त PMLN की तो रूह रवाई वो हैं, और तमाम तर मामलात में इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्टली हर चीज़ के फैसलों में वो शामिल हैं। तो अगर वो उनका जहाज़ इस्तेमाल कर रही हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। और दूसरा जो उनकी इस दौरे में चीज़ डिस्कस हो रही है, वो अगेन उनके वही महंगे कपड़े, जूते और बैग्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रही। कोई मुझे बता रहा था कि उनके जूते की कीमत 3.5 लाख रुपए है और उनके बैग की कीमत कोई 11 लाख के करीब है। और मैं इस पे सोच ये रही थी कि फिर बकौल अज़मा बुखारी साहिबा, अगर जूता 3.5 लाख का है भी, बैग 11 लाख का है भी, लेकिन सूट तो उन्होंने 800 रुपये वाला ही पहना होगा। क्योंकि वो तो यही बता रही थी एक दिन एक शो में बैठ के कि जनाब उन्होंने जो बैग, वो जो कपड़े इस्तेमाल करती हैं वो 800 रुपये का जो आम जोड़ा होता है लॉन का, वो होता है। तो बहरहाल मतलब है कि अज़मा बुखारी साहिबा को भी एक मलिका हासिल है कि किस तरीके से वो मुबालगा आराई की हद को पार करती हैं। वैसे इस वीडियो में उनको भी देखा जा सकता है, जो बेचारी बहुत भारी कोई हैंड कैरी लेके उतार रही हैं जहाज़ से। अब पता नहीं उसमें वो उनके कपड़े हैं या कोई इनके मरियम नवाज साहिबा का सामान है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह से वो उतार रही थी, मुझे लग रहा था कि वो मरियम नवाज साहिबा का ही कोई हैंड कैरी था, जो बात काफ़ी भारी था और अज़मा बुखारी साहिबा से उठाया भी नहीं जा रहा था। बहरहाल ये तो अब ऐसी बातें हो गई हैं कि इस पर लोग हैरान भी नहीं होते। सबको पता है कि किस तरीके से बेहिसी के साथ जो नमूदो नुमाइश है वो की जाती है। और ये उस दौर में की जाती है कि जहाँ पर लोग इस वक्त 44% ऐसे हैं जो कि ख़त्ते गुर्बत से नीचे आ चुके हैं। लेकिन वहाँ पे जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी अय्याशियाँ आप ये देख लीजिए कि उनके अंदर एहसास नज़र नहीं आता कि वाकई ये कोई अवाम का दर्द रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।